हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। तो देखो, तुमने कोलिनर्जिक ड्रग्स में दो टाइप के पढ़े थे, निकोटिनिक, मस्करिनिक, दोनों के अलग अलग एक्शंस होते हैं। एंटी कोलिनर्जिक में तुम्हें लगेगा कि हम लोग दोनों के अगेंस्ट ड्रग्स पढ़ेंगे, जो निकोटिनिक एक्शंस को रोकें और जो मस्करिनिक एक्शंस को रोकें। लेकिन निकोटिनिक एक्शंस को रोकने की ऐसा हमें इतनी कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है क्लिनिकली। तो हम जो मेनली एंटी कोलिनर्जिक्स पढ़ते हैं ना, वो मस्करिनिक के अगेंस्ट पढ़ते हैं, M1 M2 और M3 के अगेंस्ट। ठीक, तो शुरू करते हैं। पहला मस्करिनिक आता है M1 का आता है खाओ पियो मतलब आता है स्टमक में। तो देखो, अगर M1 ब्लॉक होगा तो क्या होगा, HCl का सिक्रेशन डिक्रीज होगा। अब तुम बताओ, स्टमक में ऐसा कौन सा केस है जहाँ तुम्हें एसिड का सिक्रेशन डिक्रीज कराना है। ऑब्वियसली अगर तुमको एसिडिटी है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एसिड सिक्रेशन हो रहा है, या फिर तुमको पेट में पेप्टिक अल्सर है, क्योंकि पेप्टिक अल्सर के ऊपर अगर एसिड का सिक्रेशन होगा तो वो अल्सर और ज़्यादा पेनफुल हो जाएगा। तो पेप्टिक अल्सर में मेनली हम लोग HCl को डिक्रीज़ करवाते हैं, और इन ड्रग्स का नाम होता है पिरेनसेपिन और टेरेनसेपिन। मैं एक बार बता दूं, क्लियर कर दूं कि जब भी पेप्टिक अल्सर होता है तो उसमें जो ड्रग ऑफ चॉइस होते हैं वो ये नहीं होते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस हमेशा प्राजोल्स होते हैं, ओमेप्राजोल, पेंटीप्राजोल, राबिप्राजोल। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे एंटीकोलिनर्जिक्स पढ़ रहे हैं तो एंटीकोलिनर्जिक्स एक इस टाइप के ड्रग्स भी होते हैं, हम लोग ये ड्रग्स भी दे सकते हैं, हालांकि ड्रग ऑफ चॉइस ये नहीं होते हैं। ठीक, अब तुम्हें ये डाउट आ रहा होगा कि अगर तुम्हें M1 ब्लॉक करना है तो हम लोग एट्रोपिन क्यों नहीं दे देते हैं, एट्रोपिन से सारे ब्लॉक हो जाएंगे। तो बस अब इसका आंसर भी तुम्हारे मन में अपने आप आ गया होगा कि एट्रोपिन दोगे तो सिर्फ M1 थोड़े ब्लॉक हो रहा है, उससे तो सारी चीज़ें ब्लॉक हो जा रही हैं ना। तो अगर M2 भी ब्लॉक हो गया तो हार्ट रेट कम हो जाएगा, M3 भी ब्लॉक हो गया तो और चीज़ें हो जाएंगी, जैसे तुमको डायरिया हो जाएगा, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो जाएगा, सिक्रेशन तुम्हारे बॉडी के हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे, ड्राइनेस हो जाएगी बॉडी में, ये सब चीज़ें भी हो जाएंगी। सॉरी, ड्राइनेस नहीं होगी, सिक्रेशन बढ़ जाएंगे। तो एट्रोपिन इसलिए हम लोग अवॉइड करते हैं क्योंकि उससे और भी काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, साइड इफ़ेक्ट्स एक तरीके से क्या तो वो आ जाते हैं। लेकिन अगर तुम्हें M2 ब्लॉक करना है सिर्फ, तो सिर्फ M2 ब्लॉक करने वाला कोई ऐसा स्पेसिफिक ड्रग बना नहीं है जो सिर्फ M2 ब्लॉक करे। M2 क्लब कब तुमको ब्लॉक करना होगा, जब तुम्हें काफ़ी ज़्यादा टैकीकार्डिया हो रहा हो, तुम्हारे पास कोई एक अच्छा ड्रग हो ना, तब तुम एक एंटीकोलिनर्जिक ड्रग दोगे जो M2 को ब्लॉक करे। तो M2 को ब्लॉक करने वाला एंटीकोलिनर्जिक जो सबसे ज़्यादा पोटेंट होता है और सबसे ज़्यादा लोग क्लिनिकल यूज़ करते हैं वो एट्रोपिन ही होता है, क्योंकि एट्रोपिन ही एक ऐसा ड्रग अभी तक हमने खोजा है जो M2 को ब्लॉक करता हो, और कोई ड्रग पता ही नहीं हम लोग को जो एंटीकोलिनर्जिक हो। क्योंकि एट्रोपिन भले और सारे साइड इफेक्ट करवाएगा, M1 पे कराएगा, M3 पे कराएगा, लेकिन M2 को तो ब्लॉक करेगा ना, जो इफेक्ट हमको चाहिए वो तो लाएगा ना। तो इसलिए हम लोग M2 के ब्लॉक के केस में एट्रोपिन ही देते हैं। ठीक, ये मेनली किस केस में देते हैं, इंट्रा ऑपरेटिव ब्रेडिकार्डिया में। इसका मतलब ऑपरेशन करते वक्त, इंट्रा ऑपरेटिव ऑपरेशन करते वक्त हम लोग को ब्रेडिकार्डिया अगर हो जाए, उस ब्रेडिकार्डिया को रोकने के लिए हम लोग एट्रोपिन देते हैं। तो एट्रोपिन क्या करा देगा, टैकीकार्डिया करा देगा। ठीक, देखो अब आगे आते हैं। हमने M1 का ब्लॉक पढ़ लिया, M2 का ब्लॉक पढ़ लिया, अब आगे देखते हैं M3 का ब्लॉक। M3 में हम लोग पहली चीज़ पढ़ेंगे ब्रोंकस। ब्रोंकस में जो M3 होता है वो क्या करवाता है, नॉर्मली ब्रोंकस का कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है। तो अगर हम लोग एक M3 ब्लॉक कर देंगे तो वो क्या कराएगा, डायलेशन कराएगा। अब ऐसे कौन से केस होते हैं जहाँ तुमको ब्रोंकस का डायलेशन चाहिए, ऑब्वियसली अस्थमा और COPD, क्योंकि अस्थमा में जो होती है वीजिंग होती है, तुम्हारा जो ब्रोंकस है उसका डायमीटर काफ़ी घट जाता है, और COPD क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर। ठीक, तो इसके जो ड्रग्स होते हैं मेनली तो दो होते हैं, पर तुमको सिर्फ एक ही याद रखोगे तो बहुत है। इप्राट्रोपियम, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। आई से इप्राट्रोपियम, आई से इनहेलेशनल, इसे इनहेलेशनल रूट से देते हैं इप्राट्रोपियम, और एक और होता है टियोट्रोपियम। ठीक, इप्राट्रोपियम और टियोट्रोपियम। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं, कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जहां हम लोग इप्राट्रोपियम देते हैं, उसके कारण ब्रोंको डायलेशन नहीं होता, उल्टा ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं पैराडॉक्सिकल ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। ये मेनली दो रीज़न की वजह से होता है। पहला कि इप्राट्रोपियम में तुम्हारे कुछ इम्प्योरिटी रही होगी जिसकी वजह से इफेक्ट उल्टा आ गया होगा, और दूसरा कि इप्राट्रोपियम जो है वो M2 को ब्लॉक करता है, M3 को तो ब्लॉक करता है ये, लेकिन M2 को भी ब्लॉक करता है। जैसे एग्जांपल के लिए ये डायग्राम देखो, इस डायग्राम में मैंने दिखाया है कि ACH रिलीज हो रहा है और यहाँ पे M3 है, मान लो ये ब्रोंकस है, ये जाके M3 को स्टिमुलेट कर रहा है। अब एक हमेशा प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे एक होता है रिसेप्टर M2 वाला जो ब्रेक का काम करता है, जो हमेशा एसिटाइलकोलिन को ब्लॉक करता है। जो रिसेप्टर यहाँ होंगे वो तो अपना फंक्शन करेंगे, जो प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर्स होते हैं चाहे वो जो हो M1 M2 M3, इस केस में M2 है, वो हमेशा उस न्यूरॉन से रिलीज होने वाले सब्सटेंस को इनहिबिट करते हैं। तो M2 क्या कर रहा था, नॉर्मली ACH को ब्लॉक कर रहा था, अब इप्राट्रोपियम ने आके M2 को ही ब्लॉक कर दिया, प्री साइनेप्टिक M2 ब्लॉकेड।
तो जब इप्राट्रोपियम ने M2 को ही ब्लॉक कर दिया तो इससे ACH ज़्यादा रिलीज़ होगा। जब वो ज़्यादा रिलीज़ होगा तो ठीक है, हालांकि कुछ M3 ब्लॉक्ड हैं इप्राट्रोपियम की वजह से, लेकिन कुछ M3 अगर रह गए होंगे तो उन पे ये एक्ट करके ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करा सकता है। तो ये पैराडॉक्सिकल होता है कुछ पेशेंट्स में जो होता है। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं। पहला हम लोग देख लिया ब्रोंकस पे, दूसरा देखते हैं यूरिनरी ब्लैडर पे। तो अब देखो नॉर्मली ब्लैडर में क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या करवाता है ब्लैडर का वो कॉन्ट्रैक्शन कराता है ताकि यूरिन तुम्हारा पास आउट हो। ठीक, तो अगर तुम एक एंटीकोलिनर्जिक दोगे जो M3 को ब्लॉक करे तो उससे क्या होगा, तुम्हारे ब्लैडर का रिलैक्सेशन होगा उसके स्मूथ मसल्स का, ताकि ब्लैडर का यूरिन अंदर बना रहे। ठीक, इसका एक साइड इफेक्ट क्या होता है, यूरिनरी रिटेंशन। ऑब्वियस सी बात है, तुम इसे देख कब रहे हो, जब मतलब अनकंट्रोलेबल यूरिन तुम्हारा पास हो रहा है ब्लैडर से, तुम उसको रोक नहीं पा रहे हो, स्टॉप नहीं कर पा रहे हो, तो मैं एंटीकोलिनर्जिक दे रहे हो तो उसके इफेक्ट क्या आएंगे, यूरिन रिटेंशन हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, जब कोई एंटीकोलिनर्जिक दोगे तो यूरिन जो रिटेन हो जाएगा ब्लैडर में। ठीक, अब इसे कम नहीं देते हैं। ऐसे ड्रग्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं BPH में, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया में। इसमें ये वाले ड्रग्स बिल्कुल नहीं देते हैं एंटीकोलिनर्जिक। ठीक, यूज़ कब होता है, ओवर एक्टिव ब्लैडर में या फिर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में। ठीक, अब इसके ड्रग्स के नाम क्या है, तो इसके भी एक निमोनिक है, सर ने बताया था कि ऐसे याद कर लो कि जब ब्लैडर रिलैक्स हो गया, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, तो उसका एक दूसरा वर्ड तुम्हारे मन में अपने आप आ रहा होगा, सॉफ्ट। ब्लैडर सॉफ्ट हो गया है, हार्ड नहीं रहा। हार्ड रहा मतलब बार बार कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, सॉफ्ट मतलब वो रिलैक्स हो चुका है। तो सॉफ्ट ब्लैडर ऐसे सोलिफिनासिन, ऑक्सीब्यूटाइनिन, फ्लेवोसेट, और T से टॉल्टेराडिन और ट्रोस्पियम, और ब्लैडर के D से डेरिफिनासिन। इसमें मेनली तुमको दो ही ड्रग याद करने हैं और दोनों के नाम में मिलते जुलते हैं, सोलिफिनासिन डेरिफिनासिन, क्योंकि ये दोनों जो होते हैं मोस्ट वेसाइको सेलेक्टिव M3 ब्लॉकर होते हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा पोटेंट ड्रग्स होते हैं ये, जो सिर्फ M3 को ही ब्लॉक करते हैं और कोई और इफेक्ट्स नहीं लाते हैं। तो तुमको ये दोनों मेनली याद रखने हैं। ठीक, अब ब्रोंकस हो गया और ब्लैडर हो गया। अब हम लोग अगले पे आते हैं ग्लैंड। अगला है हमारा ग्लैंड्स में होते हैं M3 रिसेप्टर। जब M3 पे ACH एक्ट करता है जो ग्लैंड्स में होते हैं, वहाँ वो क्या कराता है, नॉर्मली सिक्रीशन को इंक्रीज़ कराता है, जैसे टीयर्स हो गए, स्वेटिंग हो गई। अगर तुम्हारा पैरासिम्पैथेटिक ज़्यादा एक्टिवेट है तो तुमको ज़्यादा स्वेटिंग होगी, ज़्यादा टीयर रिलीज होंगे तुम्हारे आई से। ठीक, अगर हम लोग एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स दे दें तो वो क्या कराएगा, सिक्रेशन डिक्रीज़ करा देगा, तो तुम्हारे बॉडी में ड्राइनेस होगा, स्वेटिंग डिक्रीज़ हो जाएगी। और ऐसा ही एक ड्रग का नाम हमने पहले पढ़ा था एट्रोपिन, जो कि पूरे मस्कुलरिनी को ब्लॉक कर देता है, और उसका सबसे ज़्यादा पोटेंट इफेक्ट क्या था कि बॉडी पूरी ड्राई हो जाए, स्वेटिंग कम हो जाए, ड्राइनेस कम हो जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं एट्रोपिन फीवर, जिससे आगे जाके हाइपरथर्मिया भी हो सकता है। और एट्रोपिन ज़्यादा अमाउंट में कभी भी जल्दी बच्चों को नहीं देना चाहिए, हमेशा कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है चिल्ड्रन में। क्यों होता है, देखो, क्योंकि नॉर्मली जब हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो बॉडी के पास टेम्परेचर को लो करने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं। जैसे एक तो स्वेटिंग करवा दो, उससे टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। और भी कुछ तरीके होते हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म स्लो कर दो, और भी कुछ ऐसे इनबिल्ट मैकेनिज्म होते हैं जिससे हमारे बॉडी का टेम्परेचर वापस से कम हो जाता है। लेकिन चिल्ड्रन में ये सारे मैकेनिज्म इतने डेवलप नहीं होते हैं, तो उनमें जो मेन मैकेनिज्म होता है जो बॉडी का टेम्परेचर नीचे करवाता है, जो काम डाउन करवाता है बॉडी को, उसका टेम्परेचर कम करवाता है, वो होता है स्वेटिंग। और अगर तुमने स्वेटिंग को ही ब्लॉक कर दिया, तुम स्वेटिंग नहीं होने दे रहे हो, तो अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा ना तो बॉडी उसको कोप अप नहीं कर पाएगी, मैनेज नहीं कर पाएगी, और बॉडी फिर हाइपरथर्मिया में चली जाएगी, और जो बच्चे के लिए फेटल भी हो सकता है। इसलिए हम लोग नॉर्मली ऐसे ड्रग्स जो M3 को ब्लॉक करते हैं ग्लैंड्स में, वो चिल्ड्रन में नहीं देते हैं, और एट्रोपिन में चिल्ड्रन में कम ही देते हैं। ठीक, इनके यूज़ क्या होते हैं जो ग्लैंड्स में M3 को ब्लॉक करते हैं, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में यूज़ होते हैं। प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, इसका मतलब कि जैसे देखो, जब हम लोग किसी पेशेंट को एनेस्थीसिया देने जा रहे होते हैं तो तुमने ये तो पढ़ाई होगा 11th-12th में कि जो हम लोग का ब्रोंकस होता है उसमें नॉर्मली काफ़ी सिक्रेशंस होते रहते हैं, ब्रोंकस में सिक्रेशन तो होते रहते हैं, और उन सिक्रेशन को क्लियर करता रहता है क्या, म्यूकोसिलरी क्लियरेंस। वहाँ पे छोटे छोटे सीलिया होते हैं जो उस म्यूकोस को क्लियर करते हैं। अगर तुम पेशेंट को एनेस्थेटिक दे दोगे तो इसके जो सीलिया हैं इनका मूवमेंट कम हो जाएगा, मूवमेंट बंद हो जाएगा। अगर मूवमेंट बंद हो गया इनका तो ये जो म्यूकस रिलीज़ हो रहा है ना इनके ब्रोंकस में, ये क्लियर नहीं हो पाएगा, और जब ये क्लियर नहीं हो पाएगा तो पेशेंट इसको एस्पिरेट कर सकता है। मतलब ये जो म्यूकस सीक्रेट हो रहा है ट्रेकिया में आसपास वॉल में, ये जाके तुम्हारे अल्वियोलाई में बैठ सकता है, और फिर जब ये अल्वियोलाई में बैठ जाएगा और इससे काफ़ी फेटल इफेक्ट्स आ सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे ड्रग्स क्यों देते हैं, जिससे म्यूकोसिलरी क्लियरेंस जो है वो कम हो जाए। जब म्यूकोसिलरी क्लियरेंस कम हो जाएगी ना तो यहाँ पे जो म्यूकस सीक्रेट हो रहा है वही कम हो जाएगा, तो तुम्हारा ओवरऑल जो ब्रोंकस है वो ड्राई हो जाएगा। जब ब्रोंकस ड्राई हो जाएगा तो तुम आराम से एनेस्थेटिक दो, क्योंकि एनेस्थेटिक दोगे सीलिया का फंक्शन कम हो गया, अब तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ में आया?
एनेस्थेटिक क्या कर रहा है, सीलिया के फंक्शन को रोक रहा है, ठीक। इनहेलेशनल जो एनेस्थेटिक है वो म्यूकोसिलरी क्लियरेंस को रोक रहे हैं। इसीलिए हम लोग एंटीकोलिनर्जिक्स देते हैं एनेस्थीसिया के पहले, जो एंटी सिक्रेटरी होते हैं, जो म्यूकस की सिक्रेशन को रोकते हैं, ठीक। इससे एग्जांपल है ग्लाइकोपैरोलेट, ठीक। ये ड्रग जो होता है ये बीबीबी को क्रॉस नहीं कर पाता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता है। इसकी जगह हम लोग एट्रोपिन भी दे सकते हैं अगर हमको यही इफेक्ट लाना है। एट्रोपिन देखो कहीं भी दे सकते हो, तुमको मस्करेनिक ब्लॉक करना हो M1 M2 M3 कहीं भी दे सकते हो, लेकिन बस दिक्कत ये है कि इससे और भी सारे इफेक्ट्स आते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल तुमको फ़ायदा ज़्यादा मिल रहा है, नुकसान कम हो रहे हैं, तो एट्रोपिन दे सकते हो जहाँ भी तुमको मस्करेनिक ब्लॉक चाहिए। तो एट्रोपिन दोगे तो यहाँ पे ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाएगा। तो नॉर्मली क्या होता है कि अब जैसे तुम्हें लंग्स के लिए देना है, ब्रोंकस के लिए देना है, तब तो ग्लाइकोपैरोलेट दे दोगे, काम चल जाएगा। अगर तुम्हें कहीं और ऐसे ही सिक्रेशन को कम करना है जो ब्रेन के अंदर है, तो तुम्हें एट्रोपिन देना होगा, ठीक। अब हम अगले इफेक्ट पे आते हैं, आई में क्या कराता है नॉर्मली पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम नॉर्मली आई में क्या कराता है, मियोसिस। तो अगर तुम एंटीकोलिनर्जिक दोगे तो उससे मिड्रियासिस हो जाएगा। तो कोई भी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स जो आई में मिड्रियासिस कराता है वो हमेशा कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है एंगल क्लोजर ग्लाकोमा में। ये बात याद रखना, ग्लाकोमा में कोई भी ऐसे ड्रग नहीं देना है जो मिड्रियासिस कराए, उसने हमेशा मियोसिस कराने वाले ड्रग्स ही देने हैं। तुम कोलिनर्जिक्स दे सकते हो क्योंकि वो मियोसिस कराते हैं, ठीक। ये यूज़ कहाँ होता है, फंडोस्कोपी में। फंडोस्कोपी क्या होता है कि देखो, मिड्रियासिस मतलब क्या होता है, ये प्यूपिल है मान लो, तो प्यूपिल का डायमीटर बढ़ जाएगा। अगर मिड्रियासिस हो रहा है मतलब प्यूपिल का डायमीटर बढ़ जाएगा। तो जब डायमीटर बढ़ जाएगा तो तुम उस प्यूपिल के थ्रू जो अंदर का रेटिना है, जैसे ये प्यूपिल है, ये आउटसाइड इन्वायरमेंट है और ये अंदर का रेटिना है, तो जब प्यूपिल का डायमीटर बढ़ जाएगा तो अंदर के रेटिना को एग्जामाइन तुम आराम से कर पाओगे। तो उसको हम लोग कहते हैं फंडोस्कोपी। तो फंडोस्कोपी करने के लिए हम लोग ऐसे ड्रग्स देते हैं जो आई में मिड्रियासिस कराएं, ठीक। अब देखो, जो हम लोग एंटीकोलिनर्जिक्स देते हैं आई के लिए, उसके एक और इफेक्ट्स आते हैं जो होते हैं साइक्लोपीजिया, जिसको हम लोग कहते हैं साइक्लोपीजिया। अब यहाँ पे दो टर्म्स हैं, एक साइक्लोपीजिया और एक साइक्लोस्पैस्म। इन दोनों को पहले क्लियर समझ लो। साइक्लो मतलब होता है सिलरी मसल्स, सी फॉर साइक्लो, सी फॉर सिलरी मसल्स। साइक्लो मतलब होता है सिलरी मसल्स। पीजिया मतलब होता है पैरालिसिस, पीजिया, पी फॉर पीजिया, पी फॉर पैरालिसिस। और स्पैसम मतलब तुम समझ ही रहे हो, कहीं तुम्हें मसल का स्पैसम होता है तो क्या होता है, मसल का ओवर कॉन्ट्रैक्शन। तो जो तुम्हारे एंटीकोलिनर्जिक के पहले तो समझ में आ रहा है कि दोनों बिल्कुल अपोजिट है। ये हो रहा है पैरालिसिस मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो ही नहीं रहा, और ये है ओवर कॉन्ट्रैक्शन मतलब स्पैस्म है। तो जो तुम्हारे जो एंटीकोलिनर्जिक्स होते हैं वो सीलरी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन कम कराते हैं। और अगर तुम थोड़ा उनकी डोज हाई हो गई या फिर किसी पेशेंट में जो इसको ना हैंडल कर पाएँ, तो उसका साइड इफेक्ट आता है एंटीकोलिनर्जिक्स का, जिसकी वजह से उनकी सीलरी मसल्स का पैरालिसिस हो जाता है या फिर वो वीक हो जाते हैं। और जब सीलरी मसल जो है वीक हो जाएंगे तो उनका जो लेंस है, उनका जो प्यूपिल उसका डायमीटर चेंज नहीं कर पाएगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, तो फिर उनका विजन जो है ब्लर्ड हो सकता है। ये एक साइड इफेक्ट है एंटीकोलिनर्जिक्स का, ये साइड इफेक्ट है। और ये एक कंडीशन है जहाँ पे हम लोग देते हैं एंटीकोलिनर्जिक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो मसल ओवर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है ना, तो तुमको मसल कॉन्ट्रैक्शन कम करना है, मतलब उसको एक तरीके से कह दो तुमको उसे वीक करना है, फिर पैरालिसिस के मोड में ले जाना है, पैरालिसिस के मोड में। तो तुम यहाँ पे एंटीकोलिनर्जिक्स दोगे क्योंकि यहाँ पे ओवर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक। कौन सी कंडीशन होती है जिसमें साइक्लोस्पैस्म देखने को मिलता है? यूवियाइटिस और कॉर्नियल अल्सर। इसमें तो काफ़ी पेन भी होता है, जिसकी वजह से हम लोग एंटीकोलिनर्जिक्स देते हैं, जिससे तुम्हारा आई की जो मसल्स हैं, सीलरी मसल्स, उनका कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा कम हो। तो इसका ट्रीटमेंट होता है एंटीकोलिनर्जिक्स, और ये एक साइड इफेक्ट होता है एंटीकोलिनर्जिक्स का, ठीक। साइक्लोपीजिया, साइक्लोस्पैस्म। अब ड्रग्स कौन कौन से जो हम लोग आई में यूज़ करते हैं मेनली? तो एक तो हम लोग एट्रोपिन यूज़ कर सकते हैं, एक और ड्रग हम लोग यूज़ कर सकते हैं वो है होम एट्रोपिन, एक और है साइक्लोपेंटोलेट, और फिर है ट्रोपिकामाइड। अब इन ड्रग्स में से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखने हैं। ट्रोपिकामाइड जो है वो सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट एक्टिंग ड्रग है इन चारों में। तो अगर इन चारों में सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट एक्टिंग ड्रग है तो तुम इसी को दोगे एडल्ट्स में। क्यों दोगे इसको एडल्ट्स में? लॉजिक लगाओ, क्योंकि जो एंटीकोलिनर्जिक्स है वो एडल्ट्स में, वो जो एंटीकोलिनर्जिक्स तुम आई में दे रहे हो वो एक साइड इफेक्ट करा रही है। कौन साइड इफेक्ट? ये ब्लड विजन। तो अगर तुमने एडल्ट में दे दिया और एक लॉन्ग एक्टिंग ड्रग दे दिया तो लंबे समय तक उसका विजन ब्लर रहेगा, उससे फिर वो अपना कोई काम नहीं कर पाएगा। तो तुम्हें एक शॉर्ट एक्टिंग ड्रग चाहिए एडल्ट में, जिससे वो अपना काम भी लगातार कर सके, तो तुम इसलिए ये दोगे, ठीक। एक और चीज़ तुमको फिर याद रखनी है, जो एट्रोपिन है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है इन सारे ड्रग्स में, स्ट्रॉन्गेस्ट, वो सबसे ज़्यादा पोटेंट है, स्ट्रॉन्गेस्ट साइक्लोपीजिक है। इसका इफेक्ट जो है कम से कम 7 दिनों तक रहता है, और इसलिए इसको एडल्ट्स में नहीं देते हैं, मतलब ये काफ़ी लॉन्ग एक्टिंग, और इसलिए इसको एडल्ट्स में बिल्कुल नहीं देते हैं।
और एट्रोपिन जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर रिफ्रैक्शन टेस्टिंग इन चिल्ड्रन। रिफ्रैक्शन टेस्टिंग के लिए चिल्ड्रन में देते हैं एट्रोपिन। अब देखो, मैंने पहले बताया था कि एट्रोपिन चिल्ड्रन में नॉर्मली नहीं देते, वो मैंने कहाँ बताया था, वो मैंने ग्लैंड्स के लिए बताया था, जिससे एट्रोपिन फीवर हो जाए और हाइपरथर्मिया हो जाए। लेकिन यहाँ आई के लिए है, तो तुम आई के लिए एक लोकल एक्शन के तौर पे इस ड्रग को दे सकते हो। जैसे हम लोग एक आई ऑइंटमेंट की तरह दे सकते हैं, आई ड्रॉप्स की तरह नहीं, आई ऑइंटमेंट की तरह, क्योंकि अगर आई ड्रॉप्स दोगे तो वो जो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगी और फिर बाकी जगह भी अपने एफेक्ट्स लाएगी जो हमें नहीं चाहिए चिल्ड्रन में। तो हम इसे एक आई ऑइंटमेंट की तरह देते हैं जिसके इसका लोकल एक्शन आए। ठीक, अगला एंटीकोलिनर्जिक्स का जो हम लोग इफेक्ट पढ़ेंगे वो पढ़ते हैं सीएनएस पे। तो सीएनएस में जो हम लोग मेनली एंटीकोलिनर्जिक यूज़ करते हैं उसका नाम है हायोसिन या फिर स्कोपोलामाइन। ये तुमने पहले ही पढ़ा होगा। हायोसिन कहाँ यूज़ करते हैं, मोशन सिकनेस के लिए यूज़ करते थे हम लोग पहले हायोसिन, अभी भी यूज़ करते हैं। मतलब ये सीएनएस को क्या करता है, डिप्रेस कर देता है। इसका पहले एक और यूज़ था लाई डिटेक्टर के तौर पर, लेकिन जब इसको लाई डिटेक्टर के तौर पे यूज़ करते थे तो उसकी लीथल डोज देनी पड़ती थी। मतलब इसके काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट में डोज देने पे ये वाला का फंक्शन करता था, जिसकी वजह से ये वाला इसका काम हमने रोक दिया और अब सिर्फ देते हैं हम लोग मोशन सिकनेस पे। ठीक, ये मोशन सिकनेस में कैसे काम करता है, हायोसिन जाके तुम्हारे वॉमिटिंग सेंटर को ब्लॉक कर देता है। जब वॉमिटिंग सेंटर को ब्लॉक कर देगा तो इसकी वजह से तुमको वॉमिटिंग नहीं होगी। जैसे जब तुम किसी कार में या ट्रेन में जाते हो तो तुम्हारा वेस्टिबुलर सिस्टम एक्टिवेट होता है। जब वेस्टिबुलर सिस्टम एक्टिवेट होगा तो ये वेस्टिबुलर सिस्टम एक्टिवेट करेगा तुम्हारे वॉमिटिंग सेंटर को। यही पाथवे जाके हायोसिन रोक देता है, क्योंकि इससे फिर जाके तुमको वॉमिटिंग हो जाएगी मोशन की वजह से, जो कुछ लोगों में होता है। ठीक, अब हायोसिन हम लोग मेनली दो टाइप से दे सकते हैं, एक ओरल, एक ट्रांसडर्मल पैच। ओरल जो है 30 मिनट पहले देते हैं किसी जर्नी के, मतलब अगर तुम जा रहे हो बस या कार से और तुमको उल्टी होने वाली हो तो लोग पेरेंट्स देते नहीं, वो टैबलेट छोटी सी मुझे मिलती थी पहले, वो तो ओरल 30 मिनट पहले दे दोगे। और जो ट्रांसडर्मल पैच है वो मतलब इतना यूज़फुल नहीं है, नहीं यूज़ करते, क्योंकि इसे 12 से 24 घंटे पहले देना पड़ता है और फिर वो पैच लगा के कौन घुमाए अपने साथ, तो इसको नॉर्मली हम लोग नहीं यूज़ करते हैं। ठीक, अब जैसे हमने मोशन सिकनेस पढ़ा वैसे एक और चीज़ होती है माउंटेन सिकनेस। दोनों में काफ़ी अंतर है, मैं यहीं पे क्लियर कर दे रहा हूँ। मोशन सिकनेस में क्या होता है, मोशन की वजह से तुम्हारा वॉमिटिंग सेंटर एक्टिव हो रहा है और उसके एक्टिवेशन से तुमको उल्टी आ रही है। माउंटेन सिकनेस में क्या होता है कि जब तुम किसी हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया पे जाते हो वहाँ पे ऑक्सीजन बहुत कम होता है, जिसकी वजह से तुमको डिस्निया हो जाता है। डिस्निया मतलब सेसेशन ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग का स्टॉपेज। तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है, देखो सबसे बेस्ट तो ये है कि तुम नीचे उतर जाओ, लेकिन अगर तुमको वहाँ पर रहना है तो एक ट्रीटमेंट होता है, ड्रग देते हैं हम लोग, इसका नाम है एसिटाजोलामाइड। अब एसिटाजोलामाइड क्या करता है, तो देखो जब तुम्हें ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होगी, जब ऑक्सीजन तुमको नहीं मिल पा रहा है तो तुम्हारी बॉडी में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगी। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, एसिड क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि जब O2 घट रहा है तो CO2 बढ़ेगा। CO2 क्या है, एक एसिड ही है, कार्बोनिक एसिड। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है। उस रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को कोप अप करने के लिए या फिर मैनेज करने के लिए बॉडी उसका उल्टा करती है मेटाबॉलिकली, जिसको हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। तो अगर तुमने मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस को रोक दिया तो तुम रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को भी रोक दोगे। ठीक, तो ये जो एसिटाजोलामाइड है ये तुम्हारे यूरिन में SCO3 का सिक्रेशन बढ़ा देता है। जब SCO3 सिक्रेट होगी यूरिन में तो ये क्या कराएगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। हो क्या रहा था, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। तो तुमने मेटाबॉलिक एसिडोसिस करा दिया, मतलब कि तुमने इनडायरेक्टली एल्केलोसिस को रोक दिया है। जब तुमने एल्केलोसिस को इनहिबिट कर दिया है तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस जो वो भी इनहिबिट हो जाएगा। तो तुमको इसके जो सिम्टम्स हैं, जैसे चक्कर आना और भी कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे डिस्निया हो गई, वो काफ़ी मतलब इससे थोड़ी राहत मिलती है, काफ़ी कम हो जाता है। ठीक, और एंटीकोलिनर्जिक्स का एक और इफेक्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्पाज्मोलाइटिक या फिर एंटी स्पाज्मोडिक। इसका मतलब वो इरिटेबल कॉन्ट्रैक्शन जो होते हैं स्मूथ मसल्स के, उनको कम करता है, जिससे तुमको पेन रिलीफ करवाता है। जैसे कभी कभी तुमको कोलोन में या फिर बाइल डक्ट में कभी कभी इंटरमिटेंट पेन होता है, जो होता है इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। तो अगर तुम उस केस में एंटीकोलिनर्जिक दे दो तो एंटीकोलिनर्जिक उसके इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन को रोकते हैं, जिससे तुम्हें पेन कम होता है। तो ये कभी कभी ऐसे GIT पेनें भी देते हैं हम लोग। इनमें कौन कौन से ड्रग्स देते हैं, HOD, हायोसिन, ऑक्सीब्यूटाइनिन और डाइसाइक्लोमिन। ठीक है, और हम लोग एंटीकोलिनर्जिक्स कहाँ देते हैं, पॉइजनिंग के केस में देते हैं, जो हमने पहले पढ़ाया था। जैसे एट्रोपिन ड्रग ऑफ चॉइस कहाँ पे है, OP पॉइजनिंग में, कार्बामेड्स की पॉइजनिंग में। और एक और पॉइजनिंग होती है, इसको हम लोग कहते हैं अर्ली मशरूम पॉइजनिंग। ये किस वजह से होती है, एक मशरूम है जिसका नाम है इनोसाइबे। इसकी पॉइजनिंग की वजह से सिमिलर सिम्टम्स आते हैं जो OP पॉइजनिंग में आते हैं, तो हम लोग इस केस में भी एट्रोपिन देते हैं। ठीक, अब तुमने एट्रोपिन तो दे दिया इनकी पॉइजनिंग में, अब अगर तुमको एट्रोपिन की ही पॉइजनिंग हो जाए, जैसे मैंने पहले बताया था चिल्ड्रन में जो हाइपरथर्मिया होता है, जो फेटल हो सकता है एट्रोपिन की वजह से, तो अगर एट्रोपिन की पॉइजनिंग हो जाए तब क्या दोगे।
तो एट्रोपिन या फिर धतूरा या फिर एट्रोपा बेलाडोना, ये तीनों सेम ही चीज़ होते हैं, इन दोनों में एट्रोपिन ही होता है। तो अगर इन तीनों की तुम्हारे बॉडी में पॉइजनिंग हो गई है तो इसका जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है वो होता है फाइजोस्टिगमेन, क्योंकि एट्रोपिन क्या कर रहा है, मस्कुलिन को ब्लॉक कर रहा है। तो तुम मतलब वो मस्कुलिन को ब्लॉक कर रहा है जिससे ACH अपना काम नहीं कर पा रहा है, तो तुम ऐसा ड्रग दोगे जिससे ACH बढ़ जाए, तो तुम फाइजोस्टिगमेन दे दोगे। ठीक, और क्योंकि ये क्यों दे रहे हो, क्योंकि ये जो है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस भी कर सकता है। ठीक, अब धतूरा पॉइजनिंग या फिर एट्रोपिन पॉइजनिंग के सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके सिम्टम याद करने का तरीका ये धतूरा, इसका निमोनिक ये है। तो धतूरा D से ड्राइनेस, S से हाइपरथर्मिया, हाइपरथर्मिया चिल्ड्रन में होता है, ड्राइनेस सिक्रेशन कम हो गया, A से एजिटेशन, T से टैकीकार्डिया है क्योंकि हार्ट में M2 रिसेप्टर जो था वो अब ब्लॉक हो चुका है, U से यूरिनरी रिटेंशन, यूरिनरी रिटेंशन। ठीक, और A से एकोमोडेशन लॉस्ट, एकोमोडेशन लॉस्ट हो जाएगा तो तुम्हें मिड्रियासिस हो जाएगा और तुम्हारा विजन जो है ब्लड हो जाएगा। क्योंकि ब्लड क्यों हो गया विजन, क्योंकि अभी मैंने बताया था वो साइक्लोपीजी की वजह से ब्लड हो गया, एंटीकोलिनर्जिक्स में होता ही है, और मिड्रियासिस भी कराते हैं एंटीकोलिनर्जिक्स। तो ये सारी चीज़ें हम लोग एक बार पढ़ ही चुके हैं, मिड्रियासिस, टैकीकार्डिया, लेकिन अलग अलग जगह पे। लेकिन अब जब एट्रोपिन की पॉइजनिंग हो गई है तो ये सारे इफेक्ट्स एक साथ आ जाएंगे, हार्ट वाले इफेक्ट, ग्लैंड के इफेक्ट, आई के इफेक्ट्स, यूरिनरी ब्लैडर के इफेक्ट, और एजिटेशन भी एक इफेक्ट है, इसका सिम्टम है। तो ये सारी चीज़ें होती है तुम्हारे एट्रोपिन की पॉइजनिंग में, और इसका ड्रग ऑफ चॉइस होता है फाइजोस्टिग। तो हमने एएनएस के दो बहुत बड़े बड़े पार्ट कवर कर लिए हैं जो होते हैं कोलिनर्जिक और एंटीकोलिनर्जिक। लगभग अब आधा एएनएस या फिर कह दो 60% एएनएस ख़त्म हो चुका है, अब सिर्फ थोड़ा सा एएनएस और बाकी है। तो बस शायद 2 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा ये, एक अगले लेक्चर में एड्रेनर्जिक और उसके अगले लेक्चर में एंटी एड्रेनर्जिक। तो यहाँ तक मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अगर तुम्हें ये सीरीज़ पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर करो यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ये वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू।